अस्सलाम वालेकुम। पीआरसी 5 की रिवीजन क्लासेस चल रही थी और हमने इसमें ऐसा किया था कि चैप्टर 5 के जो है वो कुछ पार्ट्स कर दिए थे। ठीक है। काफ़ी बच्चों की व्हाट्सएप के ऊपर क्यूरीज आ रही थी क्या ये रिवीजन क्लासेस जो है वो क्रैश कोर्स के तौर पे भी जो है वो यूज़ हो सकती हैं। तो जी हाँ, इसमें जितना भी जो है वो चीज़ें यहाँ पर पॉसिबल थी, चैप्टर की तमाम तमाम चीज़ों को मैंने एक्सप्लेन किया है। आप इन लेक्चर्स को जो है वो क्रैश कोर्स के तौर पर भी जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप टेस्ट सेशन जो है वो लाजमी ज्वाइन करो। टेस्ट सेशन लाजमी दो एससी लर्निंग का। चैप्टर वाइज टेस्ट सेशन है, उसमें जो है वो फर्स्ट हाफ भी है, सेकंड हाफ भी है, मिड भी है। जो भी टेस्ट सेशन आप चूज़ करना चाहो उसमें से आप वो टेस्ट सेशन चूज़ कर सकते हो। बहुत ही मिनिमम प्राइस में है। उस टेस्ट सेशन को लाजमी दो ताकि आपकी तैयारी जो है वो बेहतर से बेहतर हो सके। इसके अलावा आप एससी लर्निंग की ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हो, वेबसाइट विजिट कर सकते हो। वहाँ पर भी जो है वो बाकी टीचर्स ने भी जो है वो पीआरसी के लिए रिवीजन क्लासेस और जिसे हम क्रैश कोर्सेज भी कह सकते हैं उसके ऊपर लेक्चर्स अपलोड किए हैं, उसे आप देख लो। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि जब भी हमारी रिवीजन क्लासेस एंड हो जाएं तमाम चैप्टर्स की, तो मैं आपको पीआरसी 1 से लेकर चैप्टर 1 से लेकर लास्ट चैप्टर तक जितने भी पॉसिबल एमसीक्यूज़ हो सकते हैं वो आपके साथ जो है वो डिस्कस करूँ। या तो चैप्टर वाइज डिस्कस कर लूँगा या ओवरऑल कंप्लीट बुक के जो है वो आपके साथ डिस्कस कर लूँगा, ताकि आपकी मज़ीद जो है वो एमसीक्यूज़ टाइप भी वहाँ पर रिवीजन हो सके। अच्छा, तो हम चैप्टर 5 में थे, पीआरसी 5 का। और आज जो है वो हमने रिवीजन क्लास में इसमें जो है वो सिस्टम को डिस्कस करना है। सबसे पहले जो है हमारे टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम है जिनको हम यहाँ पर कंप्लीट डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। इन इंफॉर्मेशन सिस्टम को समझने से पहले आपको थोड़ी सी जो है वो चीज़ें मैं समझाना चाहता हूँ, क्योंकि अभी आप जो है वो पीआरसी लेवल के हैं, आपको जो है वो इन चीज़ों का आइडिया नहीं होगा कि कंपनी के अंदर किस तरह की सिचुएशन चल रही होती है, क्या क्या जो है वो कंपनी चीज़ों को लेकर चल रही थी। टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम में बेसिकली जो हम लोग काफ़ी किस्म के इंफॉर्मेशन सिस्टम पढ़ेंगे, जिसमें हम देखेंगे जी ट्रांजैक्शन प्रोसेस सिस्टम क्या होता है, मैनेजमेंट सपोर्ट सिस्टम क्या होता है, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम क्या होता है, एग्जेक्टिव इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है, एक्सपर्ट सिस्टम क्या होता है। इन तमाम चीज़ों को जो है हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जो चीज़ आपको बताने वाली वो ये है कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन वजूद में आती है, तो ऑर्गेनाइजेशन अगर हम अकाउंट की फील्ड में, अकाउंटिंग की दुनिया में है और अकाउंट्स के अपनी चीज़ों को मेंटेन करें, तो हम कुछ ना कुछ जो है वो ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। मतलब ये कि लेट्स सपोज अगर कंपनी ने कोई लैपटॉप खरीदा है या कंपनी ने कोई मशीन खरीदी है, तो उस मशीन के हम कोई ना कोई ट्रांजैक्शन जो है वो पास करते हैं और इस ट्रांजैक्शन को किसी ना किसी चीज़ के ऊपर रिकॉर्ड करते हैं। ये चीज़ें जो है वो रिकॉर्ड हो रही होती हैं, मेंटेन हो रही होती हैं। हर कंपनी का अपना सॉफ्टवेयर होता है। कुछ लोग जो है वो क्विक बुक पे इसको रिकॉर्ड कर रहे थे, कुछ इसको एक्सेल पे रिकॉर्ड कर रहे थे, कुछ इसको सैप पे रिकॉर्ड कर रहे थे, कुछ अपने ही ऑनलाइन जो है उन्होंने सॉफ्टवेयर बनाए थे उसके ऊपर इन चीज़ों को रिकॉर्ड कर रहे थे। तो इनिशियल फेज में हम क्या करते हैं, हम ट्रांजेक्शन को जो है वो रिकॉर्ड करते हैं। फिर ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होने के बाद इन ट्रांजेक्शन की जो है वो समरी बनना शुरू होती है। समरी बन के जो है ये ओवरऑल समरी जो है वो आपके पास ट्रांजेक्शन वाइज भी, ट्रांजेक्शन का टोटल भी एक जो है वो समरी बन के हमारे पास पेश आती है। फिर उसके ऊपर जो है वो अल्टीमेटली आप मजीद समरी बना के लास्ट के ऊपर जाकर, जिसे हम ट्रायल बैलेंस में चीज़ें लेके जाते हैं, उस तरह आप उसको जाते हो और उन चीज़ों के ऊपर जो है वो आप डिसीजन लेते हो। तो इसमें हम देखेंगे कि हम किस प्रोसेस सिस्टम के ऊपर कौन सी चीज़ जो है वो रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि हम इंफॉर्मेशन सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं। तो किस सिस्टम के ऊपर हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी और ये इंफॉर्मेशन के पीछे क्या क्या चीज़ें जो है वो रिकॉर्ड हो रही है। तो सबसे पहले हमारे पास ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम आता है। ये इनिशियल स्टेज होती है ट्रांजैक्शन को, चीज़ों को रिकॉर्ड करने के लिए। तो कोई भी कंपनी है उसके अंदर कोई भी ट्रांजैक्शन चल रही है, अगर आप कोई इक्विपमेंट ले रहे हैं, कोई भी चीज़ ले रहे हैं, तो उसको आप जो है वो रिकॉर्ड करेंगे एक इनिशियल फेज़ के ऊपर, स्टार्ट फेज़ के ऊपर, जिसे हम टीपीएस भी कहते हैं। तो टीपीएस क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट है इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने का। तो किसी कंपनी में आपने कोई मशीन ली है, किसी कंपनी में आपने कोई चीज़ें परचेज़ की हैं, खा बाहर से की हैं, खा अंदर से की हैं, इंटरनल सोर्स है या एक्सटर्नल सोर्स है, जो भी सोर्स है, उन चीज़ों को आप जो है वो रिकॉर्ड करते हो। ये तमाम चीज़ें जो है वो आपके डाटाबेस के ऊपर स्टोर हो रही होती हैं। आपके जो माइक्रो कंप्यूटर हैं उनकी डाटाबेस के ऊपर ये तमाम चीज़ें जो है वो स्टोर हो रही होती हैं। तो कल को जब भी कभी आप इन चीज़ों को एक्सेस करना चाहो, तो आप इजीली इन चीज़ों को जो है वो एक्सेस कर सकते हो, अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो हासिल कर सकते हो सकता है ये डाटा जो है वो मैनुअली भी रिकॉर्ड हो रहा हो सकता है ये डाटा जो है वो कंप्यूटर के ऊपर भी रिकॉर्ड हो रहा हो। तो मुख्तलिफ तरीके हैं ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम में अपनी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए। तो क्योंकि हम आईटी सिस्टम को पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर जो भी डेटा होगा वो कंप्यूटर के ऊपर ही रिकॉर्ड हो रहा होगा और वहाँ पर ही ये चीज़ें जो है आपकी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर ही जा रही होगी। सबसे पहले आप क्या करोगे, अपना डेटा जो भी आपके पास आएगा, खा वो डेटा इंटरनल सोर्स से आया, एक्सटर्नल सोर्स से आया, जिस भी सोर्स से आया, यानी कंपनी के अंदर से आया, कंपनी के बाहर से आया, जहाँ से भी वो डेटा है उस डेटा को आप रिकॉर्ड करोगे। तमाम डेटा आपके पास स्टोर हो रहा होगा डाटाबेस के ऊपर।
इस सिस्टम के जो है उसको जो है सपोर्ट क्या कर रहे होगे, आपके पास जो टेक्नोलॉजी बेस्ड डेटा एंट्री सिस्टम है जो भी इसके पीछे वर्किंग कर रहा होगा वो इस सिस्टम को जो है वो कंट्रोल कर रहा होगा। मिसाल के तौर पर अगर आप एक्सेल के ऊपर काम कर रहे हो तो वहाँ पे अगर आप कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हो तो ये क्या कर रहे हो, आप ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करके वहाँ पे महफूज कर रहे हो। इसी तरह अगर आपके पास कोई बैंक है, बैंक के अंदर अगर आपके कोई चेक बुक है, चेक के ऊपर जो है वो मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन होता है जिसके ऊपर उसकी तमाम इंफॉर्मेशन होती है कि बैंक अकाउंट किसके नाम है, इस बैंक में क्या क्या है, ये बैंक कब खुलवाया था, ये अकाउंट कब ओपन हुआ था, उस तमाम इन्फॉर्मेशन उस एक लाइन के अंदर ही जो है वो अवेलेबल होती है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन के अंदर। तो इस तरह आपका डेटा जो है वहाँ पर महफूज हो रहा होता है। तो ये स्टार्ट प्रोसेस होता है जिसके अंदर आप जो है वो अपना डेटा वगैरह महफूज करते हो। अगर हम इसकी फ्यू एग्जांपल लें, जैसे अगर आप सेल की इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड कर रहे हो तो ये आपके पास क्या है, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम है। अगर आप अपनी परचेज की इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड कर रहे हो कि हमने परचेजेस कितने की, ये भी आपके पास जो है वो ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम है। इसी तरह आपने कोई न्यू एम्प्लॉय की डिटेल रख रहे हो कि जो हमारे पास जो नए एम्प्लॉय है वो 10 है, उनके नाम ही है, उनका पता ही है, उनको हम तनख्वाह इतनी दे रहे हैं, तो ये भी आपके पास क्या ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम है। इसी तरह अगर आप जो है वो जो एम्प्लॉय आपके हैं इस टाइम मौजूद हैं उनकी क्या इन्फॉर्मेशन है, उनकी डिटेल रख ले, तो तमाम डिटेल्स जो आप रख रहे हो ये तमाम डिटेल्स आप जो है वो ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर यानी कि टीपीएस के अंदर रख रहे हो। अब आपकी जो डेटाबेस है यानी कि जो इसमें आप अपनी इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं उसको आप दो तरीकों से जो है वो अपडेट कर सकते हो। डेटाबेस क्या है, जहाँ पे अपनी इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहे हो, और इस इंफॉर्मेशन को आप दो तरीकों से जो है वो अपडेट कर सकते हो। पहला तरीका आपके पास बैच प्रोसेसिंग है, दूसरा तरीका आपके पास ऑनलाइन और रियल टाइम प्रोसेसिंग। ये दो मेथड हैं जिसके ज़रिए आप अपना डेटा वगैरह को जो है वो अपडेट कर सकते हो। बैच प्रोसेसिंग, बैच प्रोसेसिंग में क्या होता है, बैच प्रोसेसिंग में आप तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो इकट्ठी एक बैच बनाकर उसको जो है वो अपडेट कर लेते हो और वहाँ पर महफूज कर लेते हो। मिसाल के तौर पर एक कंपनी है जहाँ पे हफ्ते की ट्रांजैक्शन एक साथ ही जो है वो हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, या हम मंथली ट्रांजैक्शन एक साथ ही रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो ये हम क्या कर रहे हैं, बैच प्रोसेसिंग कर रहे हैं। एक बैच बना लेते हैं, वीकली बैच बना लेते हैं, या जो है वो हम मंथली बैच बना लेते हैं, या हम ईयरली बैच बना लेते हैं जिसकी बेसिस पे हम अपनी ट्रांजैक्शन जो है वो रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो हर कंपनी का अपना हिसाब होता है। कुछ कंपनी जो है वो बैच प्रोसेसिंग की तरफ जा रही थी, कुछ ऑनलाइन और रियल टाइम प्रोसेसिंग की तरफ जा रही थी। बैच प्रोसेसिंग बेसिकली क्या है, जहाँ पे आप ग्रुप बनाकर सिमिलर ट्रांजैक्शन का, यानी कि जो पेबल की ट्रांजैक्शन है, सिमिलर पेबल जिससे आपने पैसे लेने हैं उन लोगों की ट्रांजैक्शन है और उनकी एक हफ्ते में जितने पैसे लेने हैं उनकी आप एक साथ जो है वो चीज़ों को रिकॉर्ड कर लेते हो। तो आपके पास क्या है, सिमिलर ट्रांजैक्शन आपने किया और ओवर अ पीरियड की है, तो ये क्या आपके पास बैच ट्रांजैक्शन कहलाएगी। और सिंगल ट्रांजैक्शन आप उसमें एक साथ ही उस सारी चीज़ों को जो है वो आप रिकॉर्ड कर लेते हो। आपने किसी बंदे से पैसे लेने हैं, आपकी कंपनी चल रही है और हफ्ते में वो 10 लोगों से 10 बंदों से वो पैसे लेती है, या उसने 10 बंदों से पैसे लेने हैं, उनको 10 बंदों को धार पे चीज़ें बेचती है जिसके इवज़ में उन्होंने 10 बंदों से पैसे लेने होते हैं। जो 10 बंदों से उन्होंने पैसे लेने हैं उसकी एंट्री आप इतवार वाले दिन बैठ के 10 के 10 बंदों की इकट्ठी एंट्री आप पास कर लेते हो कि 10 के 10 बंदों से मैंने 1 मिलियन लेना है। तो ये आपने क्या किया, बैच प्रोसेसिंग की। इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेजेस क्या है कि आप इजीली जो है उसको डेवलप कर सकते हो। इसकी प्रोसेसिंग पावर और उसकी जो अपडेट है वो डिटेल सिमिलर अपडेट्स होती हैं। आप जो है वो इसको जो है वो जब आप इजी हो, जब आप कन्वीनियंट हो, आप इसको रिकॉर्ड कर सकते हो। आपकी जो स्पेस है हार्डवेयर की वो भी जो है वो कम लगेगी और ये जो है वो चीपर वे है। ये इसके कुछ जो है वो आपके पास फ़ायदे हैं। लेकिन इससे नुकसान क्या है, अगर आप डेली टू डेली अपडेट रहना चाहते हो, आप डेली टू डेली ट्रांजैक्शन को देखना चाहते हो, तो ये आप जो है ऐसा नहीं होगा। आपको जो है वो डेली टू डेली ये चीज़ें जो है वो नहीं मिल रही होंगी। इसके अलावा अगर आपकी तमाम चीज़ें एक मास्टर फाइल के अंदर सेव हो रही होती है, आपकी मास्टर फाइल अप टू डेट नहीं होगी। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास एक कंपनी है जिसका काम जो है लोगों की इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करना है, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, इन तमाम चीज़ों को रिकॉर्ड करना, जैसे एससी लर्निंग है, इसके ऊपर स्टूडेंट जो है वो पीआरसी और कैफ के अटेस्टेशन लेने आते हैं। तो हम क्या कर रहे होते हैं, बच्चों का नाम, फ़ोन नंबर, उनकी ईमेल आईडी जो है वो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। तो हो सकता है कि हम हफ्ते के तमाम बच्चों की ईमेल आईडी जो है वो एक दिन ही, यानी कि हफ्ते में जितने भी बच्चे टेस्ट लेने आए उन तमाम बच्चों की ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर या नाम जो है वो हम एक ही दिन बैठ के संडे को जो है वो रिकॉर्ड कर लें, या हो सकता है हम डेली बेसिस के ऊपर रिकॉर्ड करें। अगर हम एक ही दिन संडे को बैठ के रिकॉर्ड करें तो हो सकता है अगर उस हफ्ते में किसी बच्चे ने हमसे टेस्ट लिया हो और वो दोबारा वो टेस्ट को जो है वो फ्रीज़ करवा रहा हो या अनफ्रीज़ करवा रहा हो, तो और वो हमसे करवाने आया हो, तो हम तो कहेंगे कि जी आपकी इन्फॉर्मेशन तो हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है, आपकी इन्फॉर्मेशन तो हमारे पास अवेलेबल ही नहीं। वो कहेगा नहीं सर मैंने तो लिया था आपसे टेस्ट,
और मैंने आपसे टेस्ट जो है वो इसी वीक के अंदर लिया, तो हम कहेंगे ओहो इस वीक की तो अभी तक हमने एंट्री रिकॉर्ड ही नहीं की जहाँ से हम आपको सॉफ्टवेयर से देख सकें कि आया आपने हमसे टेस्ट परचेज़ किया या नहीं किया। अब आप फ्रीज़ करवाना चाह रहे हो तो आया हम फ्रीज़ करेंगे या नहीं करेंगे या क्या सिस्टम। तो ये हो सकता है कि आपकी मास्टर फाइल जो है वो अप टू डेट नहीं रहती, ये जो है वो एक इसमें ड्रॉबैक। दूसरा ड्रॉबैक क्या है कि जो मैनेजमेंट लेवल के ऊपर लोग बैठे होंगे उनके पास इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं होगी। जैसे हम अगर हम हमसे कोई पूछे कि जी पीआरसी का जी मैंने इस वीक के अंदर टेस्ट लिया था, अब इस टेस्ट को जो है वो मैं नहीं दे रहा और मैं इस सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट में पीआरसी 4 को पीआरसी 5 में शिफ्ट करवाना चाहता हूँ टेस्ट सेशन को, तो इसका क्या तरीका है, तो हम उसको इन्फॉर्म ही नहीं कर सकेंगे क्योंकि हमारे पास उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही। जब हम उसका नाम लिखेंगे तो हम कहेंगे जी आपने तो हमसे टेस्ट लिया ही नहीं, ये जो नंबर आप हमें बता रहे हैं, ईमेल आईडी जो आप हमें बता रहे हैं, इसमें तो आपने हमसे ये टेस्ट लिया हुआ ही नहीं है पीआरसी 4 का, तो हम हमको कैसे पीआरसी 5 में शिफ्ट कर दें। तो ये क्या है कि हो सकता है कि हमारे पास इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, और हो सकता है कि हमारी मास्टर फाइल जो है वो क्या रहे, ऑफलाइन रहे, हम उसको एक्सेस ना कर सकते हो। हम एक्सेस जो है वो सिर्फ संडे को ही जाके कर सकते हैं क्योंकि हम बैच प्रोसेसिंग के ऊपर जा रहे हैं। हो सकता है कि हम जो है वो लास्ट डे के ऊपर ही जाकर जो है उसको एक्सेस कर सकते हो। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स हैं इसके। फिर हमारे पास आता है जी ऑनलाइन प्रोसेसिंग सिस्टम। ऑनलाइन प्रोसेसिंग सिस्टम क्या होता है? इस प्रोसेसिंग सिस्टम में ये होता है कि आप इसको कहीं से भी किसी भी टाइम और कहीं भी किसी भी जगह के ऊपर ऑपरेट कर सकते हो। ये लिंक होता है एक सेंट्रल कंप्यूटर के साथ, और जब आप इसको लिंक करना चाहो आप आराम से इसको लिंक कर सकते। जैसे एटीएम मशीन, अब आपका बैंक अकाउंट जो है वो मिज़ान बैंक के अंदर है या एमसीबी बैंक के अंदर है, जिस भी बैंक के अंदर आप एटीएम मशीन एटीएम जो है वो कहीं भी किसी भी बैंक के अंदर जाकर अपने पैसे जो है वो विड्रॉल कर सकते हो इमीडिएटली। इमीडिएटली वो सिस्टम अपडेट हो रहा है, यानी कि ऑनलाइन प्रोसेसिंग पीछे चल रही है। इसी तरह जैसे पीआरसी के टेस्ट सेशन आपके पास ऑनलाइन एससी लर्निंग के प्लेटफॉर्म के ऊपर पड़े हुए, तो आप उसको ऑनलाइन कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। अगर आपके पास वो ईमेल आईडी और पासवर्ड है, आप उसको बेशक लैपटॉप पे एक्सेस करो, बेशक मोबाइल फ़ोन पे एक्सेस करो, बेशक किसी के घर और बैठ के एक्सेस करो, किसी और इंटरनेट पे एक्सेस करो, उसमें किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन। जैसे आप जो है वो यूट्यूब का चैनल है, आप इसको किसी भी टाइम जाकर हमारे एससी लर्निंग के यूट्यूब चैनल को किसी भी टाइम एक्सेस कर सकते हो, किसी भी टाइम जाके वहाँ से लेक्चर ले सकते हो, किसी भी टाइम हमारी वेबसाइट के ऊपर जाकर लेक्चर ले सकते हो। तो इसमें किसी भी किस्म की कबाहत नहीं, किसी भी किस्म की रिस्ट्रिक्शन नहीं। तो ये हमारे पास क्या आती है, ऑनलाइन प्रोसेसिंग सिस्टम आती है। इसी तरह अगर आप फ्लाइट बुक्स करना चाह रहे हो, लेट्स सपोज अगर आपके पास 13 सीट है, 13 सीट में से 15 सीट उन लोगों ने वहाँ पे बैठे बैठे बुक कर ली, तो बाकी जो 15 सीट है वो आपके पास क्या हो रही होंगी, वो वहाँ पर खाली आ रही होंगी, उसको आप बुक कर सकते हो। जैसे bookme.pk इन तरह की काफ़ी जो है वो वेबसाइट है जहाँ से आप अपनी चीज़ों वगैरह को जो है वो बुक कर सकते हो। जब आप ऑनलाइन रहोगे तभी वो चीज़ें आपको अवेलेबल होंगी, ठीक है। जैसे आप लेक्चर ले रहे हो इस टाइम, अगर आप साथ ही ऑफलाइन हो जाओगे तो आप लेक्चर से डिस्कनेक्ट हो जाओगे। बाद में रिकॉर्डिंग चलो आप देख सकते हो, लेकिन रिकॉर्डिंग भी अगर आप ऑनलाइन ही देखोगे, अगर उसको डाउनलोड करोगे तभी डाउनलोडेड फॉर्म में दे सकते हो। तो जब आप ऑनलाइन रहोगे तभी चीज़ें आपको मिलेंगी, जैसे ही आप ऑफलाइन होंगे तो ये सर्विस आपके पास अवेलेबल नहीं रहेगी। रियल टाइम प्रोसेसिंग, रियल टाइम प्रोसेसिंग में हमारे पास क्या होता है, रियल टाइम प्रोसेसिंग क्या होता है, ये इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन को क्या करता है, ऑकर विदाउट दे नीडेड फॉर अ बैच देम टुगेदर। यानी कि हमारे पास कोई बंदा आया आज ही वो हमारा रिसीवेबल बना, आज ही हमने इसको रिकॉर्ड कर लिया। हमारे पास आज ही बच्चा टेस्ट सेशन लेने आया पीआरसी के, हमने आज इसको रिकॉर्ड कर दिया। आज ही बच्चा हमारे पास सीपैप के टेस्ट लेने आया, हमने आज इसको रिकॉर्ड कर दिया। आज ही हमारे पास बच्चा जो है वो पीआरसी की क्लासेस लेने आया, आज ही हमने उसको रिकॉर्ड कर लिया। तो ये क्या है हमारे पास रियल प्रोसेसिंग। इससे क्या होगा, जो नुकसान हमने वहाँ पे पढ़े थे वो यहाँ पर आप उसको एडवांटेज बना सकते हो। मतलब ये कि मास्टर फाइल आपकी अप टू डेट रहेगी, आप जो है वो डेटा को किसी भी टाइम हासिल कर सकते हो, आप अप टू डेट रहोगे, आपकी मैनेजमेंट जो है वो किसी भी टाइम इंफॉर्मेशन हासिल कर सकती है। लेकिन डिसएडवांटेज इसका क्या होगा कि ये जो है वो आपके एक्सपेंस को इंक्रीज करेगा। आपको एक बंदा हर टाइम चाहिए जो इन चीज़ों को रिकॉर्ड करे। उस तरह आप हफ्ते पे 1 घंटा या 2 घंटे लगाकर जो है वो चीज़ों को रिकॉर्ड कर लोगे। इस तरह आपको हर टाइम यहाँ पे बैठे रहना है, जैसे ही कोई ट्रांजेक्शन आए मैं रिकॉर्ड करूँ, जैसे ही कोई बच्चा है टेस्ट लेने में रिकॉर्ड करूँ, जैसे ही कोई बच्चा है लेक्चर लेने में उसको रिकॉर्ड करूँ। तो एक्सपेंसिव हो सकता है आपको जो है वो बंदा जो रखना पड़े, जो आपने इतवार के ऊपर रिकॉर्ड करने के लिए रखा हुआ था उसको अगर आप 5,000 दे रहे हो, तो अब यहाँ पर आपको डेली बेसिस के ऊपर रिकॉर्ड करने के लिए हो सकता है उसको 10,000 देना पड़े। तो ये आपके लिए एक्सपेंसिव हो सकता है। आपके जो है वो हार्डवेयर की कैपेसिटी को भी जो है बढ़ा सकता है, क्योंकि अब डेली बेसिस के ऊपर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो रही है, तो अब डेली टू डेली ये जो है वो आपकी हार्ड ड्राइव में जा रहा है, डेली टू डेली वहाँ से जो है वो आपकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है उसको डेली टू डेली बेसिस के ऊपर वहाँ पर रिकॉर्ड कर रहा है, डेली टू डेली बेसिस के ऊपर आपकी जो हार्डवेयर की स्टोरेज कैपेसिटी उसे यूज़ कर रहा है। यहाँ तक किसी भी बच्चे का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ लो।
मैनेजमेंट सपोर्ट सिस्टम, ऐसा सिस्टम जो आपकी मैनेजमेंट को सपोर्ट कर रहा हो, जिसे हम MSS कहते हैं। ये कहता है यूज़ द इंटरनल मास्टर डेटाबेस टू परफॉर्म हाई लेवल एनालिसिस दैट हेल्प द मैनेजमेंट टू मेक अ बेटर डिसीजन। तो बेसिकली क्या करता है, ये आपके डेटाबेस को यूज़ करता है और वहाँ से मैनेजमेंट को या आपका जो मैनेजरियल लेवल है उसके डिसीजन लेने के लिए उनको मदद देता है। जैसे ऐसी लर्निंग का प्लेटफॉर्म है, और अगर हम देखें कि जी हमारे पास हमने तमाम डेटा हमारे पास अपडेट है, हम डेटा बेस खोलते हैं और वहाँ जाकर देखते हैं कि जी PRC पे हमारे पास जो है वो 100 बच्चा है, कैफ के अंदर हमारे पास 150 बच्चा है, लेकिन CFAP के अंदर हमारे पास जो है वो 10 बच्चा है या 20 बच्चा है। तो अब मैनेजमेंट डिसीजन लेगी कि जी हमें CFAP कंटिन्यू करना चाहिए, उसके टेस्ट सेशन या नहीं करने चाहिए, या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, या CFAP के लिए हमें क्या जो है वो राह अमल इख्तियार करना चाहिए। तो ये डिसीजन मेकिंग के अंदर एक अहम किरदार अदा करता है, इसे हम मैनेजमेंट सपोर्ट सिस्टम कहते हैं। इसके फर्स्ट लेवल के अंदर क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन जो है वो रिपोर्टिंग सिस्टम होता है, इन्फॉर्मेशन जो है वो रिपोर्ट होती है। फिर क्या होता है, उसकी समरी होती है, डेटा की जो है वो समरी बनती है, और ये समरी किसको यूज़ करके बनती है, TPS को यूज़ कर कर जो है वो इसकी समरी बनती है, और फिर जो है वो स्पेशल रिपोर्ट आपके पास अवेलेबल हो जाती है। या इसी तरह है जैसे आप पहले तमाम डेटा जो है वो डे बुक्स के अंदर लिखते हो, डे बुक से आप लेजर बनाते हो, लेजर से फिर आप क्या करते हो कि आप ट्रायल बैलेंस बनाते हो, ट्रायल बैलेंस से आगे जो है वो आप स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाते हो। ये भी सेम एज इट इज़ इसी तरह ही है कि आप जो है वो सबसे पहले आपका डेटा जो है वो रिपोर्टिंग सिस्टम के अंदर जाता है, डेटा जो है वो रिकॉर्ड होता है, रिकॉर्ड के बाद उस डेटा की जो है वो समरी बनती है। हो सकता है ये समरी जो है वो ग्राफिकल वे में बने, जैसे अगर हम देखना चाहें जी जनवरी में हमारी सेल कितनी थी तो वो ग्राफ में बता देगा, और अगर हम पूरे साल की सेल को जो है वो कंपेयर करना चाहें तो ग्राफ हमारे पास बना होगा, वहाँ से बार चार्ट हमारे पास बना होगा, वहाँ से इजीली कंपेयर कर सकेंगे कि जी हमारी किस मंथ में हमारी जो है वो सेल ज़्यादा होती है और किस मंथ में हमें सेल जो है वो मज़ीद इसको इन्हांस कर सकते हैं, दूसरे मंथ में हमारी सेल क्यों नहीं ज़्यादा हुई। तो इसमें हम जो है पर मुख्तलिफ़ किस्म के डिसीजन ले सकते हैं। तो ये हमारे पास कुछ अच्छा सिस्टम जो है वो सकता है। इसकी जो डिटेल का लेवल है वो डिपेंड करता है यूज़र के ऊपर, यूज़र को किस किस्म का जो है वो डिटेल चाहिए। अगर उसको सिर्फ ओवरऑल समरी चाहिए तो ये समरी प्रोवाइड कर देगा मैनेजमेंट सपोर्ट सिस्टम, अगर उसको डिटेल में फीडबैक चाहिए तो डिटेल में वो फीडबैक प्रोवाइड कर देगा। तो ये डिसीजन मेकिंग सिस्टम होता है, सेंट्रलाइज डेटाबेस होता है जो डेटा वेयर हाउसेज से आपकी इंफॉर्मेशन वगैरह को लेता है। इसके करेक्टरिस्टिक्स अगर हम पढ़ें तो उसमें जो है ये सपोर्ट करता है स्ट्रक्चर डिसीजंस को, ये रिपोर्ट ऑन एग्जिस्ट ऑपरेशंस को बताता है। इसके अलावा ये कैपेबिलिटी जो है इसकी वो ये है कि ये एनालिटिकल है, चीज़ों को रियलाइज़ करता है, इनफ्लेक्सिबल है, इंटरनल फोकस होता है इसका। इसके अलावा जो है अगर आप इसको ऑनलाइन एक्सेस करना चाहें तो आप इसको ऑनलाइन एक्सेस भी कर सकते हैं, मज़ीद इसमें चीज़ें देखना चाहें मज़ीद भी दे सकते हैं। ये करंट चीज़ों को बताता है और आपकी हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन हमको बताता है। मतलब ये कि अगर हम इस साल की सेल को पिछले साल की सेल से कंपेयर करना चाहें कि हमने 2021 में कितनी सेल की थी तो हम उसे 2022 की सेल से कंपेयर कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम देखना चाहें कि 2021 में हमारे पास जो है वो स्टूडेंट कितने थे उसको हम कंपेयर कर सकते हैं 2022 के साथ कि हमारे पास स्टूडेंट कितने। अगर हम इसको मज़ीद डिटेल में देखना चाहें कि किस किस लेवल के अंदर कितने कितने स्टूडेंट थे, PRC में कितने थे, कैफ में कितने थे, CFAP में कितने थे, तो मज़ीद डिटेल के अंदर भी हम इसको देख सकते हैं। तो ये हमें मज़ीद इंफॉर्मेशन जो है वो इस लिहाज से प्रोवाइड करता है जिसे हम मैनेजमेंट सपोर्ट सिस्टम कहते हैं। फिर आता है जी डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। अगर आप कोई डिसीजन लेना चाह रहे हो जिसे हम DSS कहते हैं, कोई भी डिसीजन अगर आप लेना चाह रहे हो तो आप क्या करते हो, इसके लिए कंप्यूटर प्रोग्राम्स वगैरह को यूज़ करते हो, जो डेटा वगैरह उनको रिक्वायर्ड होता है उन डेटा वगैरह को एक्सेस करता है और उसकी बेस के ऊपर डिसीजन मेकिंग करता है और हमें बताता है कि हमारा डिसीजन क्या होना चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पर हम लोग जो है वो शूज़ बना रहे हैं और शूज़ की हमारी फैक्ट्री है और हमने वहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल किए हैं जो डिसीजन ले रहे होते हैं कि चीज़ें बनानी चाहिए नहीं। जैसे ही कोई शूज़ ख़राब बनना शुरू हो जाते हैं तो वहीं से वो जो है वो सायरन बनना शुरू हो जाता है और वो चीज़ें जो है वो स्टॉप हो जाती हैं, वो रुक जाती हैं और हमें बताता है कि जी यहाँ से आपने ऑनवर्ड जो है वो शूज़ नहीं बनाने, सबसे पहले आप इस चीज़ को अपडेट करें, सबसे पहले इस चीज़ को आप ठीक करें और फिर जो है वो शूज़ बनाना शुरू करें। तो ये क्या है कि हमें वो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है, हमारे डिसीजन को सपोर्ट कर रहा है और हमें बता रहा है। या मिसाल के तौर पर अगर हम कोई डिसीजन लेते हैं कि हमने जो है वो 10,000 शूज़ बनाना है तो हमें बताएगा जी हमें 10,000 शूज़ बनाने चाहिए नहीं बनाने चाहिए, हमारे पास रिसोर्स कितने पड़े, हमारे पास इन्वेंट्री कितनी पड़ी है, लेदर कितना पड़ा है, हमारे पास चीज़ें कितनी पड़ी हैं, सोल कितना पड़ा है, हम ये कर सकते हैं नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये इन चीज़ों के अंदर आपको जो है वो मदद देता है। ये टेक्टिकल लेवल के ऊपर, ठीक है, आपकी जो टेक्निकल लेवल के ऊपर मैनेजर होती है उनके लिए जो है ये इम्पोर्टेंट होता है, उनको जो है वो इंफॉर्मेशन वगैरह प्रोवाइड करता है। अभी थोड़ी देर आगे जाकर जैसे ही हम कुछ मैनेजमेंट के लेवल्स को पढ़ेंगे तो फिर ये टेक्निकल लेवल आपको जो है वो क्लियर हो जाएगा।
ये फार्मूला, ये क्वेश्चन वगैरह को यूज़ करता है, मैथमेटिकल मॉडल्स वगैरह को यूज़ करता है ताकि आपको चीज़ें बता सके। मसलन आज हमारी सेल इतनी थी तो कल हमारी सेल कितनी होगी, ये कुछ फार्मूलाज वगैरह जिसे हम फोरकास्टिंग कहते हैं उसको यूज़ करके हमें बता देगा कि परसों हमारी सेल कितनी होगी, तरसों हमारी सेल कितनी होगी, अगले साल हमारी सेल कितनी होगी, अगले साल हमारा एस्टिमेट कितना होगा, हम कितने कस्टमर को जो है वो गेन कर सकेंगे। इसके अलावा क्या करता है, प्रॉब्लम्स वगैरह को सॉल्व करता है। अगर हमारी कोई क्यूरी है उसको सॉल्व कर लेगा, हमें जो है वो कोई मॉडल वगैरह प्रोवाइड कर देगा जिससे जो है हमें मदद मिल जाएगी। हम इसके अंदर यूज़र क्या करता है, इनपुट क्यूरी करता है, जो भी इसकी क्यूरी होती है उसको इनपुट करता है और फिर उस हिसाब से जो है वो यूज़र को उसका आउटपुट मिल जाता है। इसकी जो है वो लैंग्वेज होती है, ठीक है, जिसको जो है वो इंटरप्रेट किया जाता है, उस हिसाब से उसी लैंग्वेज के अंदर जो है वो क्यूरीज वगैरह उसके अंदर डाली जाती है। इसको रीड कर लें, यहाँ पे आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें। एग्जेक्टिव इंफॉर्मेशन सिस्टम EIS जिसे हम कहते हैं, सिमिलर होता है DSS के। इसका काम भी यही होता है कि आपको जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें, ठीक है। ये कस्टमाइज्ड फॉर इंडिविजुअल एग्जेक्टिव के लिए होता है। दी सिस्टम प्रोवाइड स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन फॉर द स्ट्रेटजिकल डिसीजन। अगर आप स्ट्रेटजिकल डिसीजन लेना चाह रहे हैं तो ये वहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन देगा। मिसाल के तौर पर अगर कंपनी का CEO कोई डिसीजन लेना चाह रहा है या कंपनी का कोई ऑनर कोई डिसीजन लेना चाह रहा है तो वहाँ पर ये जो है वो वहाँ पर बिल्कुल जो है मलाई होती है ना दूध के ऊपर की, वो उसको प्रोवाइड करेगा और उसकी बेसिस के ऊपर वो इन्फॉर्मेशन लेगा। जैसे हमने देखा कि हम डे बुक बनाते हैं, डे बुक के बाद लेजर, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस के बाद स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन या स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम ये चाहिए होती है CEO को, वो देखेगा और वो फिर डिसीजन लेगा कि आया हमें क्या लेना चाहिए। वो फिर इसको कंपेयर करेगा दूसरी कंपनीज़ के साथ, वो उसको कंपेयर करेगा, ग्राफिकल देखेगा कि जिसके ग्राफ क्या है, इकोनॉमिक के लिहाज से इसको कंपेयर करेगा, इंडस्ट्री के ट्रेंड्स को देखेगा कि हमने पिछले साल से इस साल कितना ग्रो किया, हम कहाँ पर थे, कहाँ पे पहुँचे। इंटरनल डेटा के साथ देखेगा, एक्सटर्नल डेटा के साथ देखेगा, आने वाले ट्रेंड के साथ देखेगा कि हम जो है वो ट्रेंड के मुताबिक चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं। इन तमाम चीज़ों को जो है वो देखेगा और फिर एड पे जो है वो डिसीजन लेगा कि आया हमें क्या जो है वो राह अमल इख्तियार करना चाहिए। जब आप इंशाल्लाह आगे ऑडिट लेवल पर या टैक्स लेवल पर या एडवाइजरी लेवल के ऊपर जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आप जो है वो सिर्फ एक एंट्री पास करते हैं जिसकी बेस के ऊपर लेजर भी ऑटोमेटिकली बन जाता है, जिसकी बेस पर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम भी, हर चीज़ जो है वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाती है। तो ये क्या होता है कि ये सिस्टम्स होते हैं, फिर उन सिस्टम्स को जो है वो ऑनलाइन एक्सेस किया जा रहा था, जैसे सैप हो गया, क्विक बुक हो गया, आपका एक्सेल हो गया, कुछ इस तरह के सिस्टम डिज़ाइन किए होते हैं जिसको आप इजीली जो है वो देख सकते हो। तो ये आपके पास होते हैं। तो अगर आप जो है वो एम्प्लॉय लेवल के ऊपर हैं तो आप क्या करेंगे, आपका काम जो है वो सिर्फ ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम से होगा। आपका काम जो है वो ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम से होगा और ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम में आप क्या करोगे, अपनी चीज़ों को रिकॉर्ड करोगे और उसमें या तो आप बैच सिस्टम पर रिकॉर्ड करोगे या आप जो है वो ऑनलाइन प्रोसेसिंग सिस्टम पर रिकॉर्ड करोगे या जो है वो आप रियल टाइम प्रोसेसिंग सिस्टम के ऊपर रिकॉर्ड करोगे।
और अगर आप मैनेजमेंट लेवल के ऊपर हो तो फिर आप MSS यूज़ करोगे, मैनेजमेंट सपोर्ट सिस्टम यूज़ करोगे। और अगर आप उससे बड़े लेवल पे पे हो, मैनेजमेंट के अगर हेड हो या उससे एक बड़े लेवल के ऊपर हो तो फिर आप क्या करोगे, या सीनियर मैनेजमेंट हो तो फिर आप क्या करोगे, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम यूज़ करोगे। अगर आप CEO हो, कंपनी के ऑनर हो, फिर आप क्या करोगे, एग्जेक्टिव इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज़ करोगे। ये हेल्प करता है सीनियर मैनेजमेंट को टू मेक द डिसीजन वगैरह, जो हमारी सीनियर मैनेजमेंट है उसका डिसीजन वगैरह लेना। और ये जो है वो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। और इसके अंदर क्या होता है कि आपके पास स्मॉल नंबर ऑफ सीनियर मैनेजमेंट विद इन द बिजनेस ऑफन लिमिटेड इन यूज़, और ये इसको जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो हाई लेवल के लोग ही यूज़ कर सकते हैं और वही जो है वो उसको अंडरस्टैंड कर पाते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है जी एक्सपर्ट सिस्टम। एक्सपर्ट सिस्टम क्या होता है, ये बेसिकली आपकी जजमेंट और बिहेवियर को देखता है और ये फिर उसकी बेसिस के ऊपर अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस को यूज़ करके आपको आउटपुट देता है और आपको बताता है आपको क्या करना चाहिए। मतलब ये भी कुछ जो है वो आप कह लो दिमाग की तरह सोचने पर मजबूर होता है। एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो जजमेंट और बिहेवियर ऑफ ह्यूमन को देखता है और ऑर्गेनाइजेशन को देखता है और उसकी बेसिस के ऊपर अपने नॉलेज एक्सपीरियंस को यूज़ करके पर्टिकुलर फील्ड के अंदर आपको जो है वो आउटकम प्रोवाइड करता है। मतलब इसके अंदर आपने हर तरह का डेटा जो है वो रखा होगा, पिछले साल का भी, इस साल का भी, आप क्या करना चाहते हैं, आपका क्या डिसीजन है, कंपनी का पिछले साल का क्या डिसीजन था। तो इन तमाम चीज़ों को गौर करते हुए, इन तमाम चीज़ों को लेकर अल्टीमेटली जो है वो आपको लास्ट के ऊपर जो है वो फाइनल डिसीजन जो है वो प्रोवाइड करता है। तो इस तरह की इसके ऊपर जो है वो सिचुएशन होती है। इसके बाद हमारे पास ये जो एक्सपर्ट सिस्टम है जिसे हम ES कहते हैं, ये जो है वो मोस्ट इफेक्टिव होता है। और इसके अंदर क्या होता है कि कोई भी अगर कोई प्रॉब्लम वगैरह आती है तो आप उसको इजीली जो है वो हैंडल कर सकते हो, इजीली इसको लेकर चल सकते हो। ठीक है, आप यहाँ तक इससे ऊपर ऊपर एक दफ़ा रीड करें, फिर आगे मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। ES सिस्टम जो है वो मोस्ट इफेक्टिव होता है जब फॉलोइंग किस्म की प्रिडिक्शन हो आपके पास। मतलब ये आपके पास प्रॉब्लम जो है वो रीजनेबली हो, वेल डिफाइन हो, उसके तमाम एक्सपेक्ट जो है उस प्रॉब्लम के डिफाइन हो। मतलब अगर आज आप खड़े हो और आप देखना चाहते हो कि आपका परसों या तरसों या अगले साल PRC की क्या अपडेट होगी। ठीक है, जैसे अगर हम देखना चाह रहे हैं कि स्कीम अप्रूव होगी या नहीं होगी, अगर हम इस सिचुएशन में भी हैं तो ये क्या हमारे पास प्रॉब्लम है, हमें इसकी तमाम एक्सपेक्ट क्लियर हो और ये तमाम रूल्स भी हमें पता हों और हमने इसको अच्छे तरीके से डिफाइन भी किया हो। और ये जो प्रॉब्लम है ये ट्रांजैक्शनल प्रोसेसिंग सिस्टम से सॉल्व ना हो सकती, कन्वेंशनल ट्रांजैक्शनल प्रोसेसिंग सिस्टम से सॉल्व ना हो सकती हो। और एक्सपर्ट कैन बी रिलाइज टू फोकस ऑन मोर डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स, इन्वेस्टमेंट इन कॉस्ट। मिसाल के तौर पर कास्ट पुश पुल, कास्ट पुश इन्फ्लेशन, या अगर आप फोरकास्ट करना चाह रहे हो तो फोरकास्टिंग आपके लिए थोड़ा मुश्किल होती है। आज आप खड़े हो और आप देखना चाह रहे हो कि कल आपकी सेल क्या होगी, या आपको कोई प्रॉब्लम आ गई है, आपका कोई मशीन जो है वो डैमेज हो गई है, अब आपकी सेल क्या होगी। तो आप उसको तमाम प्रॉब्लम बताओगे, तमाम एक्सपेक्ट बताओगे, हर चीज़ बताओगे और ये प्रॉब्लम जो है वो कन्वेंशनल ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम से सॉल्व ना हो सकती हो, तो फिर आप जो है वो एक्सपर्ट सिस्टम को यूज़ करोगे और ये आपको फाइनल डिसीजन बताएगा कि अब आपका क्या राह अमल होना चाहिए, आपको चीज़ों को कैसे लेकर चलना चाहिए। इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं, कुछ जो है वो हमारे पास डिसएडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेजेस क्या है, नॉन एक्सपर्ट टू मेक एक्सपर्ट डिसीजन, ये जो है जो लोग इतने एक्सपर्ट नहीं होते उनको एक्सपर्ट डिसीजन लेने में मदद देता है। यानी कि आज आप जा रहे हो और किसी कंपनी में आप जो है वो शेयर खरीदना जा रहे हो और आप इतने एक्सपर्ट नहीं हो कि आप कंपनी में शेयर खरीदो, तो आपको कुछ बड़े लोग
मशवरा दे रहे थे, हाँ भाई इसके शेयर खरीद ले, ये कल को ऊपर चला जाएगा, हाँ भाई इस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर ले, कल को ऊपर चला जाएगा। तो वो अपने एक्सपीरियंस पे, इसी तरह आप जो है वो कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर लेते हो जहाँ पर वो तमाम इन्फॉर्मेशन, उसकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंशन डालते हो उसकी 4-5 साल की, और वो फिर आपको डिसीजन देता है कि हाँ भाई आपको ये डिसीजन लेना चाहिए। नहीं, ये फास्ट होता है, एक्यूरेट होता है, ये बिल्कुल सही होता है। कंप्यूटर जो है वो आपको बिल्कुल हर लिहाज से एक्यूरेट जो है वो डिसीजन लेता है, देता है। और इसमें जो भी आप जो है वो इनपुट चेंज करते रहोगे उस हिसाब से जो है वो अल्टरनेटिव आपको सोल्यूशन देता रहेगा। अगर आप अपनी सेल जो है वो 10 मिलियन कर लोगे उस हिसाब से आपको बता देगा कल को आपकी सेल क्या होगी। अगर 50 मिलियन कर लोगे उस हिसाब से आपको बता देगा कि क्या आपकी जो है वो सेल होगी, आपके एक्सपेंसेस क्या होंगे, खर्चे कितने होंगे, कितना जो है वो आपको देना पड़ेगा। और ये आपको बता देगा कि आपकी जो है वो एक्सपर्ट रिक्वायरमेंट क्या है, आपका जो स्टाफ की कॉस्ट है वो क्या, आप स्टाफ की कॉस्ट को कम कैसे कर सकते हो। अगर आपने इस साल 2022 के अंदर अगर आपने 1.5 करोड़ रुपया जो है वो अपने एम्प्लॉय को दिया, तो अगले साल आप इसको 1 करोड़ तक कैसे लेके जा सकते हो। अगर आपका बिल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का 4 करोड़ आया तो अगले साल ये 3 करोड़ पे कैसे जा सकता है। तो इन तमाम सिचुएशन को बताता है। वो बताता है कि आपने अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को कैसे जो एलोकेट करना है, अपने एक्सपर्ट को कहाँ पे यूज़ करना है, किन जगहों पर अपनी टीम को लगाना है, कि कौन सी चीज़ आपने बनानी है, कौन सी चीज़ आपने नहीं बनानी, कौन सी चीज़ आपके लिए प्रॉफिटेबल थी, कौन सी चीज़ आपके लिए प्रॉफिटेबल नहीं थी, कौन सी चीज़ आपको एडवांटेजेस दे रही है। आप इसको जो है वो 24 और 35 डेज पर ईयर आपके पास जो है उसकी अवेलेबिलिटी होती है। आप इसको किसी भी टाइम रात को उठ के भी एक्सेस कर सकते हो, आप जब मर्जी से जो है वो डिसीजन ले सकते हो। इस पे जो है वो आप मल्टी एक्सेस कैन डील विद मैनी प्रॉब्लम्स एट अ वन टाइम। आप इसमें एक ही वक्त में काफ़ी किस्म की प्रॉब्लम्स को रख सकते हो। मतलब अगर आपने एक कंपनी खोली है, आप इसमें ये प्रॉब्लम भी रख सकते हो कि जी मेरे पास पानी कम है, आप इसमें ये प्रॉब्लम रख सकते हो कि मेरे जूते नहीं बन रहे, इसमें ये प्रॉब्लम रख सकते हो मेरी वो मशीन ख़राब है, इसमें ये प्रॉब्लम रख सकते हो कि मेरे पास अगले साल इतना सरमाया नहीं है कि मैं इन चीज़ों को लेकर सकूँ। तो मल्टीपल चीज़ों को आप इसमें रख कर उनका मल्टीपल सोल्यूशन भी आप हासिल कर सकते हो। इसके इस तरह नुकसान भी है। नुकसान क्या है? हाई इनिशियल कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसको इंस्टॉल करने के चलाने के लिए आपको एक कैपिटल एक्सपेंडिचर का काफ़ी खर्चा आपको चाहिए, भारी रकम चाहिए। टेक्निकल सपोर्ट रिक्वायर्ड। विदाउट टेक्निकल सपोर्ट आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। सिस्टम डज नॉट ऑटोमेटिकली लर्न। आप इसको जब खुद ब खुद नहीं लर्न कर सकते, ठीक है। इसकी अपडेट वगैरह मुख्तलिफ़ किस्म की हो सकती हैं, उसके लिए आपको एक्सपर्ट वगैरह की ज़रूरत हो सकती है। जो नॉन एक्सपर्ट लोग होते हैं उनको हो सकता है कुछ ऐसी एडवाइस दे दे जिसको वो रिकॉग्नाइज ही ना कर सकते, उनको पता ही ना हो कि इससे जो एडवाइस दी है उसको कैसे यूज़ करना है, कैसे यूटिलाइज़ करना है। हो सकता है सिस्टम जो है वो फेल हो जाए। जब आप उसमें मल्टीपल किस्म की चीज़ें डालो तो हो सकता है कि वो आपको फेल हो जाए और आपको वो आउटपुट ना दे सके जो आप रिक्वायर कर सकते हो। प्रोबेबल रिडक्शन इन बेसिक स्किल। हो सकता है इसकी कुछ स्किल्स वगैरह में कोई रिडक्शन वगैरह आ जाए। पॉसिबल यूज़र में कोई जो है वो रेजिस्टेंस वगैरह आ जाए। हाई लेवल के एक्सपर्ट्स वगैरह जहाँ पर आपको चाहिए हो वो आपको ये आउटपुट वगैरह ना प्रोवाइड कर सके। तो ये कुछ इसका डिसएडवांटेज है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम। जिन बच्चों ने अकाउंटिंग पढ़ लिया है या पढ़ रहे हैं उनको तो ये चीज़ काफ़ी हद तक समझ आ चुकी जाएगी। जिनको जो है नहीं पढ़ी, मैं कोशिश करूँगा कि उनके लिए भी जो है वो चीज़ समझ आ सके और उनको भी जो है वो चीज़ें अंडरस्टैंड हो सके। फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग में क्या होता है बेसिकली, इसके अंदर जो है वो आप अपने डेटा को मेंटेन करते हो।
अगर आपने कोई बिज़नेस चलाया तो सबसे पहले आप क्या करोगे, उसमें जितनी भी आप अकाउंटिंग की ट्रांजैक्शन करो, उन तमाम ट्रांजैक्शन को आप एक जगह के ऊपर रिकॉर्ड करोगे। डे बुक्स के अंदर आप उन चीज़ों को लिखोगे। आप लिखोगे कि मैंने सेल कितनी की, आप लिखोगे मैंने परचेज़ कितनी की, आप लिखोगे जो है वो मैंने किस किस कस्टमर को क्या क्या चीज़ दी, उधार पे क्या चीज़ें बेची, क्या चीज़ें ली, कौन सी मशीनरी मैंने ली, कौन सी मैंने जो है वो खर्चे वगैरह किए। तो ये तमाम चीज़ों को आप रिकॉर्ड कर रहे हो तो डे बुक में। फिर डे बुक से ये चीज़ें सारी जा रही होती हैं आपके पास टी अकाउंट के अंदर, जाके अंदर आपके पास तमाम चीज़ें जो हैं वो रिकॉर्ड हो रही होती हैं और आपके पास हर चीज़ का जो है वो एक टोटल बन रहा होता है। अगर आपके पास आप देखना चाहो कि पूरे साल में मेरा इलेक्ट्रिसिटी का बिल कितना आया था, तो आप टी अकाउंट लेजर से या ट्रायल बैलेंस से जाकर इजीली उसको जाकर एक्सेस कर सकते हो। तो जो टी अकाउंट्स हमें बनाते हैं उन्हें हम लेजर अकाउंटिंग सिस्टम्स कहते हैं, जहाँ पर हम चीज़ों को जो है वो देखते हैं। और ये मेन जगह होती है जहाँ से रिपोर्टिंग सिस्टम की जो है वो बेस खड़ी होती है। रिपोर्टिंग सिस्टम जिन पिलर्स के ऊपर खड़ा होता है उसमें से एक जो है वो आपके पास लेजर अकाउंटिंग सिस्टम है। इसके अंदर क्या होता है कि बुक कीपिंग के ऊपर जो आपने सिस्टम किया होता है उनको आप लेजर्स के ऊपर रिकॉर्ड करते हो। फिर वहाँ से आप तमाम चीज़ों के ऊपर उनके पास एक कैरी डाउन हो रहा था, उस कैरी डाउन को वहाँ से आप उठाते हो, उस समरी को वहाँ से आप लेते हो और ट्रायल बैलेंस के ऊपर आप पुट कर रहे हो। मतलब कि अगर आप से 100 बंदे चीज़ लेते हैं तो ये 100 के 100 आपके पास आ रहे होंगे डे बुक में। फिर हर बंदे का एक टी अकाउंट बन रहा होगा कि उसने साल में क्या क्या चीज़ें ली, वो आपके पास लेजर पर आ रहा होगा। फिर अगर आप ये देखना चाहते हो कि साल में आपने 100 बंदों को सेल कितने की, तो ये आप ट्रायल बैलेंस में देख रहे होगे। तो आप चेक करो कि हर स्टेप के ऊपर समरी कितनी कितनी होती जा रही है, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें में से कितनी कितनी जो है वो खुलासा निकल के आहिस्ता आहिस्ता मलाई आपके पास क्या क्या लास्ट में आती जा रही है। तो ये सिस्टम होता है फाइनेंशियल सिस्टम। रिपोर्टिंग सिस्टम के अंदर ये तमाम चीज़ें चल रही होती हैं। फिर आप इसको मज़ीद जो है वो लेके चलते हो, उसके ऊपर जो है वो तमाम चीज़ों से गुजरते हो, उसको मज़ीद समराइज़ करते हो। फिर लास्ट के ऊपर जाकर आप जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो, जिसमें आपके पास 5 तरह की फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है। स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये वो यानी कि आप बताते हो कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस कितना हुआ और आपका कैपिटल यानी कि आपने कितना पैसा बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट किया था, आपके एसेट्स कितने हैं यानी कि आपके असासे कितने हैं, आपके आपने लोगों को जो उधार देना है वो कितना है, लाइबिलिटी कितनी। होप सो अब आपको समझ आ गया होगा। मतलब डे बुक से चीज़ें चलती हैं और लास्ट के ऊपर आपके ऊपर बिल्कुल खुलासा एक पेज के ऊपर आ जाता है, जहाँ से आपको पता चलता है साल में आपने खर्चा कितना किया था, साल में आपने प्रॉफिट कितना कमाया, साल में आपने पैसे कितने इन्वेस्टमेंट किए थे, साल में से आपने जो है उधार कितना लिया, एक साल में जो है वो आपने अपने कौन कौन से नए एसेट जो है वो बनाए। तो ये सिस्टम होता है जिससे जो है वो हम लोग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम में रिकॉर्ड करते हैं। फिर हमारे पास आता है ऑर्डर प्रोसेसिंग सिस्टम और इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम। ऑर्डर प्रोसेसिंग सिस्टम हमारे पास क्या होता है, ये क्या करता है, रिकॉर्ड करता है ऑल द ऑर्डर्स, तमाम ऑर्डर्स को एक्यूरेटली और टाइमली बेसिस के ऊपर आपके पास रिकॉर्ड करता है। जैसे मिसाल के तौर पर आपकी एयरलाइंस होगी, आपके होटल्स वगैरह हो गए, इनको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो तमाम इंफॉर्मेशन अप टू डेट होती है इमीडिएटली कि ये रूम बुक हो गया है, ये फ़्लाइट जो है वो बुक हो चुकी हुई है, ये सीट जो है बुक हो चुकी है, ये इस पैसेंजर के लिए बुक हो चुकी है। तो अप टू डेट सिस्टम होता है जिसे हम लोग ऑर्डर प्रोसेसिंग सिस्टम कहते हैं। मतलब यहाँ पे तमाम चीज़ें जो है वो अप टू डेट होती हैं और ये सिस्टम जो है वो लिंक्ड होता है इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम से, ताकि जो है अगर आप कोई भी चीज़ देखना चाहो तो आपको पता हो और आप उन चीज़ों को जो है देख सको, अपनी सेल्स को देख सको, आपकी सेल्स कितनी है और ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट क्या है, वो कितने ऑर्डर को जो है रिसीव कर सकता है, कितने ऑर्डर को रिसीव नहीं कर सकता। ये तमाम चीज़ें वहाँ पर जो है आप देखो, इसे हम ऑर्डर प्रोसेसिंग सिस्टम कहते हैं। मतलब मिसाल के तौर पर आपके जहाज़ में 10 लोग बैठ सकते हैं, तो आप 10 लोग की ही बुकिंग करोगे और आपको पता होगा कि 9 सीटें बुक हो चुकी हैं, एक सीट रहती है, तो आप इससे अप टू डेट होगे। और ये लिंक किससे होगा, आपकी इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम के साथ जो है वो लिंक होगा। फिर हमारे पास आता है जी इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम। आखिर ये इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम है क्या। जैसे आपकी जो कंपनी है उसको पता नहीं है कि आपके पास जो है वो वैकेंसी, जॉब वैकेंसी कब अवेलेबल होगी, कितना स्टाफ जो है वो आपके पास अवेलेबल है, कितने स्टाफ की आपको मज़ीद ज़रूरत है, कब कब आपने स्टाफ की नई भर्ती करनी है, मतलब नए लोग आपने स्टाफ में जो है वो इंट्रोड्यूस करवाने हैं। तो इन तमाम चीज़ों को जो है वो पर्सनल सिस्टम कंट्रोल करता है। पर्सनल सिस्टम में क्या होता है कि ये इन्वॉल्व होता है आपके पास रिक्रूटमेंट में और सिलेक्शन के ऊपर और स्टाफ डेवलपमेंट एंड अप्रेजल के ऊपर ये सिस्टम जो है वो कंडक्ट होता है। और इस सिस्टम के जो कंपोनेंट है, उस कंपोनेंट्स के अंदर एक जो है उसका रिक्रूटमेंट है और एक जो है वो रिडंडेंसी है इसका।
अब यहाँ पर बेसिकली होता है कि सपोर्ट करता है आपके ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन को और परफॉर्म करता है ड्यूटी फॉर मेंटेनेंस इन अप्रोप्रिएट वर्कफोर्स। ये हाईलाइट करता है, हाईलाइटिंग द इंटरनल जॉब वैकेंसी, कि आपको कितनी जो है वो जॉब वैकेंसी की ज़रूरत है, कब ये अवेलेबल होगी, कब जो है वो आपको इस चीज़ को ट्रैक करना है, कितनी कॉस्ट जो है इसके लिए आपको चाहिए, इन तमाम चीज़ों को कितनी जो है वो कॉस्ट इफेक्टिवनेस इसके अंदर आ सकती है, इन तमाम चीज़ों को जो ये सिस्टम हाईलाइट करता है। इसके अलावा ये सिस्टम क्या करता है, इसके अलावा जो है ये आपका सिस्टम बताता है कि आपके पास फालतूपन क्या है। रिडेंडेंसी होता है फालतूपन, प्लान करता है और आपको बताता है कि आपके पास जो है वो रिडेंडेंसी प्रोग्राम क्या होना चाहिए, प्लानिंग क्या होनी चाहिए, आप जो है वो क्या चीज़ को जो है वो फॉलो करें, किन लीगल रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करें कि आपके पास जो फालतू एम्प्लॉय हैं उनको जो है वो आप यहाँ से निकाल सकें, या क्या आपकी जो है वो राह अमल हो कि जिन चीज़ों को आप फॉलो करें और आप पे किसी भी किस्म की लीगल जो है वो चीज़ें इम्पोज ना हो, आप लीगल रिक्वायरमेंट को भी फुलफिल करें। आपको पता होगा कि कंपनियां जब निकालती हैं तो 1 साल या 2 साल, 1 माह या 2 माह की जो है वो एडवांस में तनख्वाह देती हैं अगर फौरी निकालें, और अगर उन्होंने निकालना हो तो कम से कम 1 या 2 माह पहले जो है वो टर्मिनेशन लेटर वगैरह इशू करती हैं। तो इस तरह की सिचुएशन होती है जिस चीज़ों को ये जो है वो बताता है। उसके बाद हमारे पास पर्सनल मैनेजमेंट एंड कंट्रोल जो है वो हमें देखने को मिलता है। पर्सनल मैनेजमेंट एंड कंट्रोल क्या होता है, बेसिकली ये मेंटेन करता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स सच एज सैलरी, हॉलीडे, ड्यूटीज़, फैमिली, मेडिकल, इन तमाम चीज़ों को जो है डिटेल करता है। इस तरह एम्प्लॉयमेंट की हिस्ट्री क्या है, उसका ट्रेनिंग रिकॉर्ड क्या है, उसकी ट्रेनिंग जो है वो प्लान क्या है, उसकी क्वालिफिकेशन स्किल्स क्या है, उसकी अमाउंट ऑफ हॉलीडेज़ कितनी है, ठीक है, उसकी सिक लीव कितनी है, उसकी अनऑथोराइज एब्सेंट कितनी है, वो किस टाइम जो है वो ये बेसिकली क्या कर रहा होता है, ये पर्सनल मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। अगर आप देखो तो जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाते हो तो वहाँ पे एक सिस्टम लगा होता है जहाँ पे अपना फिंगरप्रिंट से स्कैन करते हो, उसके बाद आप एंटर हो जाते हो या कार्ड को स्वाइप करते हो। वो क्या कर रहा होता है कार्ड, वो बेसिकली देख रहा था कि आप इंटर हो चुके हैं, इतने बज के इतने मिनट पे एंटर होते हैं। फिर आप जब जाने लगते हो, चेकआउट करने लगते हो, आप फिर उस कार्ड को स्वाइप करते हो या फिंगरप्रिंट लगाते हो, जो चीज़ को वेरीफाई कर रहा होता है कि आप इतने बजे एंटर हुए, इतने बजे आप निकले। जिस दिन आप नहीं आओगे उस दिन आपकी एब्सेंट जो है वो मार्क हो जाएगी। इसके बाद जो है वो आपकी सैलरी वहाँ पे मेंशन होगी, ये मेंशन होगा कि आपने हॉलीडे कितनी की थी, आपने ड्यूटी कितनी की, आपने ओवर टाइम कितना लगाया, और आपका जो है वो मेडिकल इन्फॉर्मेशन वहाँ पे अवेलेबल होगी, आपकी क्वालिफिकेशन इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी, ठीक है। तो हमें कोई भी डिटेल अपनी एम्प्लॉय से रिलेटेड चाहिए होगी तो हम पर्सनल मैनेजमेंट कंट्रोल में जाएंगे और वहाँ से जाके अपनी तमाम डिटेल जो है वो देख लेंगे। उसको बोनस कितना मिला, उसकी पे आउट हिस्ट्री क्या है, उसको रिवॉर्ड क्या मिले, इसका जो है वो अचीवमेंट क्या है, क्या ये जो है वो इसको अब हम आगे लेके जा सकते हैं या नहीं जा सकते, क्या अब हम इसको सीनियर बना सकते हैं नहीं बना सकते, इसके गोल्स क्या आते हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या आते हैं, जो टारगेट्स हमने इसको दिए थे वो टारगेट्स ने फुलफिल किए हैं नहीं किए। तो इन तमाम इन्फॉर्मेशन को जो है वो आपका ये मैनेजमेंट एंड कंट्रोल सिस्टम जो है वो कंट्रोल करता है। फिर हमारे पास आ जाता है मैनेजमेंट रिपोर्टिंग। ये क्या करता है, मैनेजमेंट will benefit from seeing a graph, trends and summary report help them making a decision। ये इनको मदद देता है डिसीजन वगैरह बनाने के अंदर। ये बेसिकली क्या करता है, ग्राफ के ट्रेंड्स को शो करता है, समरी रिपोर्ट को शो करता है। इसमें क्या होता है, बेनिफिट्स ऑफ रिपोर्ट आ जाते हैं आपके पास, एम्प्लॉय के नंबर की रिपोर्ट्स आ जाती है, पे की डिटेल आ जाती है, टोटल जो आपका वेज एक्सपेंस था वो कितना आया था आपके पास, ठीक है, आपके जो एज, उसके अलावा प्रोफाइलिंग है वो क्या है, और इन तमाम चीज़ों को जो है वो बता रहा होता है। मिसाल के तौर पर अगर हम देखना चाहते हैं कि हमने इस महीने और पिछले महीने अपने जो एम्प्लॉय हैं उनको क्या क्या जो है वो पे किया है, कितने कितने पैसे हमने पे किए हैं, तो इन तमाम इन्फॉर्मेशन को हम कहाँ से देख सकते हैं, हम क्या करेंगे कि हमारे पास ये जो है पर्सनल मैनेजमेंट रिपोर्टिंग सिस्टम होगा जो क्या करेगा कि हम लोगों को ग्राफ बनाकर, ग्राफ के ज़रिए जो हम चीज़ें देखना चाहते हैं वो ग्राफ के ज़रिए हमें चीज़ें जो है वो रिप्रेजेंट करके देख देगा। इस तरह हमारे पास जो है वो बार चार्ट बना हुआ आ रहा होगा और हम बार चार्ट के ज़रिए अपनी चीज़ों को आइडेंटिफाई कर रहे होंगे, चीज़ों को जो है वो देख रहे होंगे। ये हमारे पास बार चार्ट होगा जो बता रहा होगा कि जी इस महीने हमने ये सैलरी पे की, इस महीने हमने जो है ये सैलरी पे की, इस महीने हमने ये सैलरी पे की, इस महीने जो हमने ज़्यादा पे की, इस महीने हमने कम पे की। तो इन तमाम इन्फॉर्मेशन को जो है वो हमें बता रहा होगा। फिर हमारे पास आ जाता है ERP सिस्टम। ERP सिस्टम बेसिकली है क्या, ये बेसिकली सपोर्ट करता है आपके बेसिक इंटरनल प्रोसेस ऑफ बिजनेस को। यहाँ पे क्या होता है,
ये सिस्टम जो है वो आपको कोर बिजनेस प्रोसेस जो है, जिसमें आपके पास ऑर्डर प्रोसेसिंग हो गया, इन्वेंट्री मैनेजमेंट हो गया, इनको कंट्रोल करता है। मतलब ये कि ऑर्डर प्रोसेसिंग क्या, आपने कब ऑर्डर जो है वो देना है, आपकी इन्वेंट्री का जो मैनेजमेंट है, कब इन्वेंट्री किस तरह मैनेज करनी, क्या करना है, इन तमाम चीज़ों को जो है वो आपके पास ERP सिस्टम जो है वो कंट्रोल करता है। बिजनेस प्रोडक्शन रिसोर्सेज को देखता है। ERP सिस्टम जो है वो ट्रैक करता है बिजनेस रिसोर्सेज सच एज कैश को ट्रैक करता है, रॉ मटेरियल को देखता है, प्रोडक्शन का कैपेसिटी को देखता है। इसके अलावा जो भी आपके जो है सिस्टम है, पर्सनल कमिटमेंट्स जो हैं जो आपने अपने कस्टमर के साथ किए, उन तमाम चीज़ों को जो है वो यहाँ पर देख रहा होता है। तो ERP सिस्टम एक काफ़ी एडवांस सिस्टम है। ये आपके कैश को भी देख रहा है, आपके ऑर्डरिंग सिस्टम को भी देख रहा है, आपके रॉ मटेरियल को भी देख रहा है, प्रोडक्शन कैपेसिटी को भी देख रहा है। इसके साथ ही साथ जो है ये सिस्टम ट्रैक कर रहा होता है आपके परचेज ऑर्डर को, एम्प्लॉय ऑर्डर को और कस्टमर ऑर्डर को, इन तमाम चीज़ों को जो है वो ट्रैक भी कर रहा होता है। ट्रैकिंग इज़ परमानेंटली अपडेटेड, और ये परमानेंटली अपडेटेड हो जाती है इररिस्पेक्टिव ऑफ डिपार्टमेंट। कोई भी डिपार्टमेंट जो है वो अंदर काम कर रहा हो, इससे बालातर होकर आपकी ये तमाम चीज़ें जो हैं वो अपडेट होती रहती हैं। तो ERP सिस्टम इंतहाई इंपॉर्टेंट है अगर हम जो है वो अपनी बेसिक इंटरनल प्रोसेस ऑफ बिजनेस को परफॉर्म करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, सॉफ्टवेयर या जो हमारे पास मॉड्यूल्स वगैरह होते हैं वो इसको सपोर्ट करते हैं, इसको रन करते हैं, और क्रॉस फंक्शन सिस्टम जो है वो हम इससे यूज़ करके जो है वो अपनी चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं। अगर हम कैश को देखना चाह रहे हैं, रॉ मटेरियल को देखना चाह रहे हैं, प्रोडक्शन कैपेसिटी को देखना चाह रहे हैं, पर्सनल कमिटमेंट्स वगैरह को देखना चाह रहे हैं। जी, तो थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था कि इंशाल्लाह जो है वो हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो ये लेवल ऑफ मैनेजमेंट है ये क्या है, इनको हम कैसे जो है वो डील करेंगे। तो अब हमारे पास वो लेवल ऑफ मैनेजमेंट आ चुके हैं। सबसे लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट हमारे पास ऑपरेशनल लेवल होता है। ये वो लेवल होता है जहाँ पर वर्कर्स जो हैं या हमारी जो लेबर जो है वो काम कर रही होती है, इसे हम ऑपरेशनल लेवल कहते हैं और ऑपरेशनल मैनेजमेंट कहते हैं। जहाँ पर हमारा TPS सिस्टम जो है, ट्रांजैक्शनल प्रोसेस सिस्टम जो हमने पढ़ा था, वो यहाँ पर इस सिस्टम के अंदर जो है वो यूज़ होता है। इसके बाद हमारे पास मिडिल लेवल आता है, यानी कि जो आपकी ऑपरेशनल लेवल को जो लोग कंट्रोल करते हैं, यानी कि लेबर के ऊपर जो हेड होगा, लेबर का हेड होगा या जो भी होगा उस एरिया के ऊपर, प्रोडक्शन एरिया के ऊपर जो चीज़ों को कंट्रोल कर रहा होगा, हमारे पास मिडिल लेवल के लोग आते हैं। इन्हें हम जो है वो टेक्टिकल मैनेजमेंट कहते हैं। ये MIS और DSS सिस्टम को जो है वो यूज़ करते हैं। DSS सिस्टम हमारे पास डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है, जिसको जो है ये लोग यूज़ करते हैं। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, उसको जो है ये यूज़ करते हैं। इसके अलावा लास्ट पर हमारे पास सीनियर्स आते हैं जो कि सीनियर लेवल होते हैं, जिसे हम स्ट्रेटजिकल मैनेजमेंट भी कहते हैं। बिल्कुल अपर लेवल के जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये एग्जेक्टिव इंफॉर्मेशन सिस्टम को यानी कि EIS को जो है वो हमारे साथ यूज़ करते हैं। यहाँ पे से देख लें, कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो पूछ लें। IS से मतलब है इंफॉर्मेशन सिस्टम, टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, और ये लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, और ये नेचर ऑफ डिसीजन मेकिंग है कि कौन कौन से लोग जो है डिसीजन मेकिंग, यहाँ पे प्रोफेशनल मैनेजमेंट डिसीजन करती है, यहाँ पे टेक्टिकल, और वहाँ पे जो है हमारे पास स्ट्रेटजिकल मैनेजमेंट डिसीजन वगैरह करती है। जी, तो अब हम पढ़ने लगे हैं ऑपरेशनल लेवल को। ऑपरेशनल लेवल में क्या होता है, ये जो है डे टू डे टास्क को, जैसे मैंने भी आपसे डिस्कस किया, आपकी लेबर होगी कि आज हमने इतने जूते बनाने हैं, आज हमने इतनी बाइक को जो है वो ठीक करना है, आज हमने इतनी बाइक के स्पेयर पार्ट्स को असेंबल करना है। तो ये डे टू डे ऑपरेशन के ऊपर चल रही होती है, और डे टू डे की प्लानिंग होती है कि आज 10 बाइकों का आज 5 बाइक और का टारगेट है, आज 50 शूज़ बनाने का टारगेट है। इनका ये डे टू डे जो है वो सेल पॉइंट होता है। इसी तरह जैसे आपके कैशियर वगैरह हो गए, आपका कोई सेल एजेंट हो गया जिसका सेल का टारगेट होगा कि आज 10 पैक सेल करने हैं, आज 20 पैक सेल करने हैं। तो ये ऑपरेशनल लेवल के लोग होते हैं जो डे टू डे ऑपरेशंस के ऊपर चल रहे होते हैं, डे टू डे बिजनेस ट्रांजेक्शन को परफॉर्म कर रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं मिडिल लेवल के लोग। ये जनरली जो है वो ओवरसी लोग होते हैं, जिनकी एक्टिविटीज़ जो है वो ऑपरेशनल को मैनेज करना होता है, ऑपरेशनल मैनेजमेंट टाइप की होती है। इसके अंदर आपके पास मिडिल लेवल के मैनेजर्स आ जाते हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं आपके पास। इसके अलावा जो हमारे एक तो जूनियर होते हैं, उसके ऊपर जो सुपीरियर होते हैं, जो सुपरवाइजर्स होते हैं, वो आ जाते हैं। और इसके अंदर आपके पास क्या होता है, ये अनस्ट्रक्चर्ड टेक्टिकल ये डिसीजन लेते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजन लेते हैं, पार्टली बेस्ड ऑन सेट गाइडलाइंस एंड जजमेंट कॉल्स। इसकी बेस के ऊपर जो है ये डिसीजन लेते हैं। मिसाल के तौर पर हमारी क्रेडिट मैनेजर है इन अ बैंक कैन चेक द क्रेडिट लिमिट एंड द पेमेंट हिस्ट्री ऑफ द कस्टमर। वो देखेगा कि हमने इसको कितना क्रेडिट देना है, कहाँ तक हम इसको क्रेडिट दे सकते हैं, इसकी पेमेंट की हिस्ट्री क्या है, या हमें टाइम पर दे देता है पैसे के नहीं दे सकते था, क्या हम इसकी क्रेडिट लिमिट को बढ़ा सकते हैं या नहीं बढ़ा सकते,
या इसको कहें कि नहीं हम आपको अब उधार पे चीज़ें नहीं दे रहे, आपने पिछली पेमेंट तो क्लियर नहीं किया, अब नई पेमेंट आपको हम कैसे दे दें, आप आपको मजीद चीज़ें उधार पे कैसे दे दें। तो इस तरह के डिसीजन वगैरह जो है वो मिडिल लेवल के लोग ले रहे होते हैं। कोई क्वेश्चन यहाँ तक आपका? फिर आ जाते हैं हमारे पास सीनियर लेवल के लोग। सीनियर लेवल यूजर्स मेक अनस्ट्रक्चर्ड, और ये क्या करते हैं, स्ट्रेटजिक डिसीजंस लेते हैं, और ये कनेक्ट होते हैं लॉन्ग टर्म प्लानिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि डे टू डे ऑपरेशन से इनका लिंक नहीं होता, इनका लॉन्ग टर्म प्लानिंग से इनका जो है वो लेना देना होता है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं। दे यूज इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेक्निकल मैनेजर्स एंड एक्सटर्नल डेटा टू गाइड देम व्हेन मेकिंग अ स्ट्रेटेजिक डिसीजन, और इनके डिसीजन जो है वो कब तक हो सकते हैं, ओवर अ 3 to 5 year टाइम तक जो है ये अपना डिसीजन वगैरह ले सकते हैं। और इनमें क्या होता है, लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग होती है, जैसे अभी मैंने आपसे डिस्कस किया कि ये शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग के ऊपर बिलीव नहीं करते, ये लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग के ऊपर बिलीव करते हैं, और ये देखते हैं कि ये हमारा जो प्लानिंग है ये 3 साल की होगी या 5 साल की होगी, या क्या प्लानिंग होगी, हम कहाँ से कहाँ तक अपनी कंपनी को देखना चाहते हैं, तो इन इंफॉर्मेशन को जो है वो लेके चलती है। ये स्टैटिक इन्फॉर्मेशन को जो है वो इससे रिलेट करते हैं, जहाँ पे लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग करते हैं। स्टैटिक इन्फॉर्मेशन इज यूजफुल टू अ सीनियर मैनेजमेंट एंड डायरेक्टर्स फॉर स्टैब्लिशिंग द ओवरऑल स्ट्रेटजी ऑफ द बिजनेस को ये जो है वो वहाँ पर ओवरऑल स्ट्रेटजी बनाते हैं, ओवरऑल चीज़ों को जो है वो कंपाइल करते हैं। ये स्ट्रेटजिक इन्फॉर्मेशन है हमारे पास। इनके पास एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों इन्फॉर्मेशन होती है, अंदर की भी बाहर की भी, मार्केट की भी और जनरल बिजनेस की भी। इसके बाद हम जो है अगर टेक्निकल इन्फॉर्मेशन को देखें, टेक्निकल इन्फॉर्मेशन में क्या होता है, ये शॉर्ट टर्म टेक्निकल डिसीजंस होते हैं, इसमें शॉर्ट टर्म टेक्निकल डिसीजंस होते हैं। ये इनका डिसीजन होता है। टेक्निकल डिसीजन में क्या कि हमें जो है वो सप्लायर की तरफ स्विच करना चाहिए या नहीं, हम जो है वो ऑफर डिस्काउंट ऑन अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट हमें हेल्प देंगी कि हम जो है वो लोअर एक्सेस इन्वेंट्री को हासिल कर सकें, किस जगह से हमें जो है वो डिस्काउंट मिलेगा, किस जगह से हम जो है लो प्राइस के ऊपर चीज़ों को ले सकते हैं। हमारा जो है क्या फ़ी होगी, स्टैब्लिशिंग अ फ़ी टू, अगर हम उसको कोई कोटेशन देना चाह रहे हैं या कोई चीज़ मंगाना चाह रहे हैं, पर्टिकुलर ऑर्डर देना चाह रहे हैं, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट जो हमारी ऑर्डर करने की कॉस्ट है वो क्या होगी। इन डिसीजंस को जो है वो हम टेक्निकल इन्फॉर्मेशन से लेते हैं। फिर हमारे पास ऑपरेशनल इन्फॉर्मेशन आ जाता है, इसमें जो है वो डे टू डे एक्टिविटीज, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको डेली सेल की रिपोर्ट क्या है, डेली प्रोडक्शन रिपोर्ट क्या है, आपकी लेटेस्ट इन्वेंट्री क्या है, आपका कस्टमर की से रिलेटेड डिटेल्स क्या है डेली बेसिस के ऊपर। तो डेली बेसिस हम देखते हैं ऑपरेशनल इन्फॉर्मेशन से लेते हैं, और अगर हम जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए 2 से 3 माह या इससे 4 वीक 5 वीक इसकी डिटेल लेना चाह रहे हैं तो हम टेक्निकल इन्फॉर्मेशन, अगर लॉन्ग टर्म 3 to 5 year की तरफ जा रहे हैं तो फिर हम स्ट्रेटिकल। स्ट्रेटिकल इन्फॉर्मेशन में हमने क्या देखा कि इसके पास एक्सटर्नल इंटरनल इन्फॉर्मेशन भी होती है, साथ ही साथ मार्केट की इन्फॉर्मेशन भी होती है, साथ ही साथ जनरल बिजनेस की इन्फॉर्मेशन भी होती है। जबकि टेक्निकल इन्फॉर्मेशन हमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो विद इन द टेक्निकल जो मैनेजर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वही हमें प्रोवाइड करता है कि जी हम कहाँ से अपनी जो है वो चीज़ को कम कर सकते हैं, कहाँ से हम ऑर्डर करें, कहाँ से हमें डिस्काउंट मिलेगा, इन तमाम सिचुएशंस को जो हम यहाँ पर देखते हैं। पीछे जो भी हमने पढ़ा है, किसी भी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन हो वो पूछ सकता है। यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, अब जो हमने इंफॉर्मेशन सिस्टम पढ़ा है इसको जो है वो हम यूज़, आपका जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है
वो इन 5 चीज़ों के ऊपर चलता है, इन 5 तरीक़ों से। वो लेवल्स को नहीं देखता कि आपका स्ट्रेटजिकल लेवल है, आपका टेक्टिकल लेवल है, आपका ऑपरेशनल लेवल है, इससे बालातर होकर वो इन 5 तरीक़ों पे ऊपर चलता है। आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो 5 तरीक़ों के ऊपर चल रही होती है। पहली चीज़ क्या है कि आप प्लानिंग करते हो। प्लानिंग क्या करती है, आपको मदद देती है कि आप अपने रिसोर्सेज को इस्टेब्लिश कर सको, अपने टाइम स्केल को देख सको, अपने फोरकास्ट को देख सको, आउटकम को देख सको। मतलब आप प्लानिंग में ये डिसाइड करोगे कि हमारे पास जूता बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं जिसे हम रिसोर्स कह रहे हैं, कितनी देर में हम बनाएंगे जिसे हम टाइम स्केल कह रहे हैं, आज बना रहे हैं कल को ये कितने में बेचेंगे इसे हम फोरकास्ट कह रहे हैं, अब बेच के हमें पैसे या फ़ायदा कितना होगा ये हमारे पास आउटकम्स है। ये हमने सबसे पहले अपनी इंफॉर्मेशन में क्या किया, प्लानिंग की। फिर हम इसको कंट्रोलिंग करेंगे। कंट्रोलिंग कैसे करेंगे कि जो हमने प्लानिंग किया उसके ऊपर हम इम्प्लीमेंट करें, अपने प्रोसेस को उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करा के अपने प्लान को फुलफिल करें। जितना हमने सोचा था उतना रोज़ का रोज़ जो है वो हम टारगेट को अचीव करें। जितना हमने सोचा था कि इस टाइम के अंदर इतने जूते बनने चाहिए उतने जूते बने। फिर हमारे पास आ जाता है जी रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन। इसमें क्या होता है कि हम इंफॉर्मेशन सिस्टम को यूज़ करते हैं और चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं। हम देखते हैं कि हमने सेल कितने की, हमने परचेज़ कितने की, हमारे पास रिटर्न्स कितनी आई, कस्टमर से हमने कस्टमर से कैसे जो है हमने डायरेक्शन किया, हमारी गुड्स की क्वालिटी क्या थी, हमने कंट्रोल कौन कौन से लगाए थे, कब हमने डिपॉजिट करवाया कैश, कैश में मूवमेंट क्या हुई, कब कैश आया, कब कैश गया। इन तमाम चीज़ों को हम रिकॉर्ड करते हैं। मतलब इन्फॉर्मेशन सिस्टम में सबसे पहले प्लानिंग होगी, प्लानिंग के बाद आप कंट्रोलिंग करेंगे, उसके बाद आप रिकॉर्ड करेंगे, उसके बाद आप परफॉर्मेंस को मैयर करेंगे। मैयर कैसे करेंगे, मैयर आप ऐसे करेंगे कि आप देखेंगे आपकी एक्चुअल शूज़ बने कितने और आपने सोचे कितने थे। मतलब एक्चुअल एक्टिविटी को आप कंपेयर कर लोगे बजटेड एक्टिविटी के साथ, एक्चुअल एक्टिविटी को आप कंपेयर कर लोगे प्लान्ड एक्टिविटी के साथ जो आपने सोची हुई थी, उसके साथ आप इसको कंपेयर कर लो। मैंने सोचा था जी 1000 शूज़ बनेगा एक दिन के अंदर, लेकिन बना 900 शूज़। तो आप परफॉर्मेंस को मैयर कर रहे हो उसके साथ कि हमने टारगेट कितना बनाया था, टारगेट अचीव कितना किया। एक्चुअल प्लान को आप देख रहे हो प्लान्ड एक्टिविटी के साथ। और फिर आप देखोगे कौन से एक्शन जो है वो आपको लेने चाहिए, कौन से एक्शन नेसेसरी हैं, क्यों जो है ये 900 शूज़ बना जबकि मैंने 1000 सोचा था। हो सकता है उसमें जो है वो लाइट का एरर आ गया हो सकता है उसमें हमारे पास हमने जो रिसोर्स सोचे उतनी हमारे पास जो है वो लेदर ना आया हो सकता है हमें टाइम ज़्यादा लग गया हो, बीच में जो है वो हमारे कुछ एम्प्लॉय छोड़ गए हो, कोई रूमर वगैरह फैल गया। इन तमाम चीज़ों को वहाँ पर आप देखेंगे। फिर हम देखते हैं डिसीजन मेकिंग में हमें डिसीजन लेना होता है कि हमारा डिसीजन क्या होगा। ये हमारे पास लास्ट स्टेप होता है कि हम प्लानिंग भी कर लेते हैं, कंट्रोल भी देख लेते हैं, रिकॉर्ड भी कर लेते हैं, परफॉर्मेंस भी देख लेते हैं। फिर हम डिसीजन लेते हैं कि अब हमारा डिसीजन क्या होना चाहिए जो जो है अपना जो मैनेजर्स हैं उनको हेल्प दे सके। यूज टू हेल्प द मैनेजर मेक ऑल काइंड ऑफ डिसीजन सच एज वॉल्यूम, परचेज एंड प्रोडक्शन का वॉल्यूम क्या हो, अब हमने जो शूज़ बनाया इसकी प्राइस क्या हो। क्योंकि हमने तो सोचा था कि हम जो है वो एक दिन में 1000 शूज़ बना लेंगे, लेकिन एक दिन में हमने 900 शूज़ बना ली। हमने सोचा था हम ये शूज़ 1000 का बेचेंगे, लेकिन अब इसके ऊपर कॉस्ट आ गई हमारी 1100, तो अब इसकी प्राइस क्या होनी चाहिए, ये हम डिसीजन वहाँ से लेंगे। फिर हम देखेंगे कि अब जो हमने ये शूज़ दिया है ये हमने कहाँ पे बेचना है, किस एरिया में बेचना है, या अगर हमने जिस सप्लायर से माल लिया था वो सप्लायर ने हमें माल महंगा दिया था, वो सप्लायर से हमें स्विच होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमने जो एसिड यूज़ किए थे या जो हमने मशीन यूज़ की थी वो मशीन ख़राब हो गई, उसको रिप्लेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इन तमाम चीज़ों को, हमारे ऊपर जो टैक्स लग रहा था उस टैक्स को अब हम कम कैसे करें, कौन सी प्लानिंग निकालें, इन तमाम चीज़ों को जो हम डिसीजन मेकिंग के अंदर देखते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है वो हमारा चैप्टर ख़त्म हो चुका है। काफ़ी ये लेंथी चैप्टर था और वेटेज के लिहाज से भी ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ामिनर का ये फेवरेट रहा है। क्योंकि अगर हम ICAP की वेटेज को देखें तो वहाँ पे भी की वेटेज है। आप वो वीडियो देख लेना जिसके अंदर मैंने जो है वो वेटेज को कंप्लीट डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो ये आज हमारा चैप्टर इन्फॉर्मेशन सिस्टम ख़त्म हुआ है। तकरीबन 4 से 5 वीडियोस के अंदर, आई थिंक सो 5 वीडियोस के अंदर हमने जो है वो 5 लेक्चर्स के अंदर इसको जो है वो यहाँ पर वाइंड अप किया, कवर किया। 30 से 40 मिनट के हमने वो लेक्चर्स बनाया जिसमें हमने कंप्लीट इस चैप्टर को रिवाइज़ किया है। अल्हम्दुलिल्लाह इस चैप्टर की अगर आप ये रिवीजन क्लासेस ले लें और एक दफ़ा बुक को रीड कर लें तो आपको ये चैप्टर अच्छे तरीके से आपकी इसके ऊपर ग्रिप हो जाएगी और फिर आप जो है वो इसके टेस्ट लाजमी दें, MCQ ज़्यादा से ज़्यादा परफॉर्म करें। ठीक है, किसी भी बच्चे का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकते हैं।